रीने हैरानी से संग से बोलती है, क्या तुम्हारा यही प्लान है कि जंगवॉन को अपनी पार्टी में रखना? संग उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोलता है, जंगवॉन से तुम अपनी एबिलिटी को कंट्रोल करना और अपने गुस्से पर काबू करना सीख सकते हो बैटलफील्ड में फाइट करते हुए, क्योंकि उससे तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। ये सुनने में कैसा लग रहा है, ये ठीक है ना? जंगवॉन बोलता है लड़खड़ाते हुए, हाँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर तभी रीने बोलती है, संग क्या तुम मुझे बता सकते हो प्लीज कि तुम ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हो? संग बोलता है, वो हमारी पार्टी का एलाई है और हम उसकी हेल्प कर सकते हैं और उसकी जितनी ज्यादा हो सके हम उतनी हेल्प करेंगे। उसकी ये बात सुनकर रीने सोचती है, क्या ये एक ऐसे आदमी को अपनी पार्टी के अंदर ऐसे ही शामिल कर लेगा जो भी कभी भी अपनी पार्टी पर ही अटैक कर सकता है? और रीने बोलती है, तब क्या होगा जब तुम बेजर्क होकर हम पर ही अटैक करने की कोशिश करोगे? और संग स्माइल करते हुए बोलता है, हम कोशिश करेंगे इसे रोकने की। और तभी रीने अपनी आंखें बंद करके सोच रही होती है कि जिन्हों ने जो किया उसकी कैपेबिलिटीज को तो हम इजिली देख पा रहे हैं, पर मुझे लगता है कि मैं उन कैपेबिलिटी के बारे में इमेजिन भी नहीं कर पा रही जिनके बारे में संग देख पा रहा है। तभी जंगवॉन सोचता है कि उसने मुझे अपनी पार्टी में इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया है, सब कुछ देखने के बाद भी सिर्फ ये दूसरा आदमी है जो एली के बाद ऐसा कर रहा है। तभी संग सोचता है कि मैंने जंगवॉन को एक्सेप्ट क्यों किया है, जो भी मैंने इन लोगों को रीजन बताया है वो तो मैंने उसी टाइम पर सोचे थे। और ये वैसी सिचुएशन है कि मुझे कोई बैक स्टैप करे उससे पहले मैं उन्हें बैक स्टैप कर दूंगा। अगर मुझे कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो मैं अपना एक्शन पहले ले लूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी एल्डर हाइड्रा का पोशन यूज किया था और मेरे पास अभी भी है, तो रीना और एली उस पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उसके ऊपर से अगर कोई इसके जैसा स्पेल और पोशंस यूज करता है जैसे एली, तो कोई भी जंगवॉन को बेजर्क मोड पे ले जाने के कैपेबल है। और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी संग बोलता है, क्या तुम सब लोग यहीं पर टाइम स्पेंड करने की सोच रहे हो? चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं और सिटी में जाकर एक ब्रेक लेते हैं। एली बोलती है, ठीक है, तो हम चीजों को और तेज कर रहे हैं। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि गोल्ड रेल्म का सीन, जहाँ पर बैठकर लूसीफर सोच रहा होता है कि ये इतना भी आसान नहीं होने वाला। तभी पीछे से लोकी बोलता है, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? लूसीफर बोलता है, तुम इसके बारे में भूल जाओ। लोकी मुंह बनाते हुए बोलता है, इसका मतलब है कि तुम्हें पहले से पता था, मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए था इस बारे में। लूसीफर बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता था कि ये होने वाला है और ये हमेशा ऐसा ही होता है, तो तुम्हें इसमें सरप्राइज होने की क्या बात थी? लोकी बोलता है, ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। तुम यहाँ पर हजारों दुनियाओं को देखते हो, तो क्यों किसी और गॉड को अपनी हेल्प के लिए क्यों नहीं बुला लेते? लूसीफर अपने मुंह पर हाथ रखकर बोलता है कि मुझे उन्होंने पर्सनली ऑर्डर दिया है कि मैं इस दुनिया का ध्यान रखूं, तो मैं दूसरे गॉड की हेल्प क्यों लूं जबकि उन्होंने खुद नहीं मांगी। तभी लोकी एक दुनिया को पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ ट्विस्ट हो जाता है और दुनिया उसके हाथ से छूट जाती है। तभी लूसीफर बोलता है, यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैं दूसरों को मेरी हेल्प के लिए नहीं बोलता हूँ। और लोकी अपना हाथ सही करते हुए बोलता है, ये थोड़ा सा हर्ट करता है, मुझे खुद के ही काम करने चाहिए। लूसीफर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है तुम यहाँ पर मजाक करने के लिए नहीं आए हो, मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? लोकी सोचता है, मुझे इससे नफरत है डील करने में, पर मुझे इसे बात तो करनी ही होगी। और बोलता है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ जानना चाहता था कि जो हमने अभी इवेंट को होस्ट किया है और जो जबरदस्ती तुमने मिशन दिए थे उसके बारे में ही बात करनी थी। लूसीफर बोलता है, हम तो यहाँ पर अभी एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट करवाने के बारे में सोच रहे हैं और जो नेक्स्ट फोर्सेबल मिशन है उसके लिए हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं। लोकी हंसते हुए बोलता है, फोर्स्ड मिशन? तुम तो काफी ज्यादा क्रूअल हो। लूसीफर बोलता है, मैं किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ इन मिशंस को लेकर। और लोकी उन 3 दुनियाओं की तरफ देखते हुए सोचता है कि इस मिशन के अंदर इनमें से एक दुनिया तो खत्म ही हो जाएगी। इसमें से एक डंजन एक्सप्लोरेशन है और दूसरी डिफेंस मिशन है और तीसरी। तभी लोकी स्माइल करते हुए उन दुनियाओं की तरफ हाथ बढ़ाना शुरू कर देता है और उन्हें उठाकर ऐसे ही फेंक देता है और बोलता है, तो ठीक है, इसे करते हैं। तभी लूसीफर अपनी शक्तियों के साथ उन तीनों दुनियाओं को हाथ से पकड़ते हुए बोलता है, इनके साथ रूड होने की कोई जरूरत नहीं है बेवकूफ। और लोकी वहां से जाते हुए बोलता है, गुड लक, तुम्हें अपने काम को ध्यान से ही करना होगा। और ये सुनकर लूसीफर थोड़ा सा चिढ़ जाता है और उन दुनियाओं को संभाल कर रखते हुए सोचता है, भले ही तुम अभी पावर के मामले में माइनर हो, पर मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता। और अपने हाथ से उस लाल दुनिया को तबाह करते हुए लोकी पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी सीन लोकी का आ जाता है। लोकी बाहर आते हुए बोलता है, मैं मानता हूँ कि अभी उसके बारे में पता लग गया होगा जो मैंने किया है। अगर उसकी जगह पर कोई नॉर्मल गॉड होता तो वो दुनिया को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय ना करता जिसे पहले ही क्रिएट कर दिया गया है, पर लूसीफर एक पलक झपकाए बिना ही ये कर सकता है। और नॉर्मली मैं इन तीनों दुनियाओं को एक साथ डिस्ट्रॉय कर देता, क्योंकि मेरे पास इन्हें बचाने के लिए कोई टाइम नहीं है और ना ही कोई पॉइंट है। और नई दुनिया को क्रिएट करना बिल्कुल स्क्रैच से ये लूसीफर के लिए भी काफी मुश्किल है। और अब उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है इन दोनों दुनियाओं में से किसी एक को चुनना फोर्स मिशन के लिए। और जैसा कि इसने पिछली बार भी
डंजन एक्सप्लोरेशन मिशन को चुना था तो डेफिनेटली ये इस बार इसे अवॉइड करेगा। और उस दुनिया में मैंने लूसीफर के लिए एक छोटा सा तोहफा छोड़ दिया है और दिखाया जाता है कि एक छोटा सा बॉक्स आसमान से जमीन पर गिर रहा होता है और जिसे भी ये पावर मिलेगी उसके पास काफी ज्यादा अनइमेजिनेबल पावर होगी। और लोकी सोचते हुए बोलता है कि मैं संग उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ तुम्हें ही मिलेगा। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि पैच अप्लाइड हो चुका है, मार्शल आर्ट टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और दूसरा एक फोर्सेबली मिशन भी स्टार्ट हो रहा है। तभी ये देखकर रीना बोलती है, जब हम यहाँ पर नहीं थे मुझे लगता है कोई पैच अपडेट हुआ है। ये सुनकर संग सोचता है अब हमारे पास सिर्फ आधा महीना ही बचा है टूर्नामेंट और फोर्स मिशन के लिए। मेरी भी एक लिमिट है अकेले काम करने के लिए, तो इसके लिए मुझे और एलाइज बनाने होंगे जिन पर मैं ट्रस्ट कर सकूं और काम कर सकूं। तभी सीन चेंज होता है। संग और एली एक स्टोर में आ जाते हैं। एली बोलती है मेरी नेगोशिएशन स्किल काफी ही अच्छी है, तो जितना भी स्क्रैप तुम्हारे पास है बेचने के लिए तुम मुझे दे दो। संग बोलता है ठीक है, तुम इसका ध्यान रखना। वहाँ पर एनपीसी स्माइल के साथ बोलता है कि 1.5 मिलियन गिल्स कैसे रहेंगे सभी आइटम्स के लिए जो तुम्हारे पास है। एली बोलती है ये उतना भी बुरा नहीं है। उसे देखकर संग सोचता है जितनी भी मेरे पास आइटम है उसके लिए तो ये मुझे 1 मिलियन दे रहा था, पर ये ज्यादा अच्छी डील है। तभी वो आगे जाकर एनपीसी के पास खड़ा हो जाता है। एनपीसी पूछता है क्या कुछ है जो तुम्हें चाहिए। संग बोलता है मुझे स्किल्स बुक दिखाओ जो तुम बेच रहे हो। तभी वो एक धागा खींचता है जिसकी वजह से सिस्टम विंडो अपीयर होती है जिस पर लिखा होता है कि लो बैले, लो टैप डांस, लो मास्क डांस, लो ब्रेक डांस। उसे देखकर संग सोचता है कि इसके पास कुछ बुक्स हैं जिनमें डांस स्किल्स अवेलेबल है जिसे मैं खरीद सकता हूँ। संग सोचता है कि मेरी डांसिंग स्किल तो काफी सेटिस्फाइंग है पर कुछ पॉइंट्स मुझे बॉदर कर रहे हैं। कुछ जगहों पर जाकर मेरी ये स्किल इतनी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो शायद मुझे ब्रेक डांस को सीख लेना चाहिए जो इस कमी को पूरा कर सके। और संग बोलता है कि तुम मुझे लो और नॉर्मल ब्रेक डांस बुक दे दो। एनपीसी बोलता है कि तुम्हारे जैसे सस्पिशियस आदमी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा किसी भी डांस स्किल के अंदर। तभी संग स्माइल के साथ बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, सस्पिशियस मेरे जैसा नाइस इंसान कोई भी नहीं है। एनपीसी भी स्माइल के साथ बोलता है कि मुझे लगता है कि अगर दुनिया के सारे अच्छे इंसान मारे जाएं तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। ये सुनकर संग उसे से गुस्से से घूरना शुरू कर देता है।